हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरू जनुचरिया। आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इस सेशन में अपन क्लास 6 to 9 की हिस्ट्री एनसीईआरटी नोट्स को कंप्लीट करेंगे, जो आपके अलग अलग एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण तिथि की बात की जाए तो कृषि का जो प्रारंभ हुआ था वो 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर जो है वो 4700 वर्ष पूर्व का है। गंगा घाटी मगध नगर जो है वो 2500 वर्ष पूर्व का। ठीक है, हमारा अतीत क्लास 6 चैप्टर 1 to 3 इसमें देखेंगे, फिर अगला आगे। ठीक है, लाखों साल पहले लोग भोजन संग्राहक के रूप में जड़ों, फलों या जंगल के अन्य उत्पादों का भोजन के रूप में ग्रहण करते थे तथा आकेटक के रूप में नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। आकेटक मतलब शिकारी जो होता है। ठीक है, तो शिकारी के रूप में जो है वो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान तथा किरतर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ वाला एरिया जो है अपना। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम की सुलेमान तथा किरतर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में 3000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं तथा जौ उपजाने की शुरुआत हुई। ठीक है, तो सबसे पहले गेहूं और जौ की उपजाने की शुरुआत कहाँ पे हुई या फिर इसकी खेती की शुरुआत कहाँ हुई? तो सुलेमान और किरतर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में 3000 साल पहले भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया गया। ये गांव में रहते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? भेड़, बकरी, गाय, बैल एक्सेट्रा इन पशुओं को पालतू बनाया और ये गांव में रहते थे। ठीक है, एक गांव बना लिया, झुंड बना लिया, उसमें रहते थे ये लोग। ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह हो गई फिक्स। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों वाले क्षेत्र में भी कृषि का विकास हुआ। ठीक है, चावल विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम उपजाया गया। तो सबसे पहले जो चावल की खेती की गई थी वो की गई थी विंध्य के उत्तर में। ठीक है, विंध्य जो है उसके उत्तर ऊपर की साइड में। ठीक है, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले, तो वहीं गंगा व इसकी सहायक नदियों तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, तो सिंधु घाटी या सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, जो पाकिस्तान वाले एरिया में अपने पंजाब, जम्मू कश्मीर वाले उस एरिया में जो नदियाँ जा रही हैं, उस वाले एरिया में जो प्रारंभिक नगर बने वो 4700 वर्ष पूर्व बने थे। लेकिन गंगा नदी के किनारे या समुद्री तटवर्ती इलाकों में जो नगरों का विकास हुआ वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अगला, अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोज और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम का इन द सेंस कौन सा हो? उत्तर पश्चिम का इन द सेंस मैंने बताया ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान साइड वाला जो एरिया है। ठीक है, अपने जम्मू कश्मीर या पर पंजाब वगैरह जो है ना, उनके लेफ्ट का हिस्सा जो है वो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है। ठीक है, तो इस जगह पर जो रहने वाले लोग थे उनको क्या कहा जाता था? भरत, इसलिए इसका नाम भारत ही पड़ा। और इसके पूर्व में, पूर्व इन द सेंस राइट में। ठीक है, आप आगे चलोगे ना, राजस्थान, यूपी, ठीक है, इधर की तरफ, तो ये पूर्व हो गया। तो इधर की तरफ रहने वाले लोगों को क्या कहा गया? हिंदुस्तानी। अतीत की जानकारी के लिए स्रोत क्या है? तो 4 स्रोत हैं। पहला मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि। दूसरा रिटन सोर्स, लिखित स्रोत। तीसरा अभिलेख एंड चौथा पुरातात्विक साक्ष्य। पांडुलिपि लैटिन भाषा लैटिन भाषा में मेनू जो है वो हाथ से व्युत्पन्न ताड़पत्रों या भुर्ज नामक पेड़ जो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है कि छाल पर भोजपत्रों के रूप में, वो पांडुलिपि हो गई। ठीक है, ताड़पत्र वगैरह पे जो लिखी मिलती है ना, मैन्युस्क्रिप्ट किसे बोलते हैं, वो मैन्युस्क्रिप्ट होती है। जैसे अगर अपन आज के सापेक्ष में देखें तो जो भारत रत्न हमें जो मिलता है, मतलब हमें क्या इंदिशन जो हमें भारत रत्न दिया जाता है हमारे देश में, वो जो पीपल के पत्ते पे लिख के ऐसे दिया जाता है। ठीक है, उस तरीके का आप समझ लो। पीपल का पत्ता मतलब पीपल का पत्ता, लाए पीपल का पत्ता नहीं होता है, डिज़ाइन होती है उसकी।
अगला रिटन सोर्स में महाकाव्य, कविताएं, नाटक एक्सेट्रा जो उस टाइम पे कवियों ने लिखी थी, संस्कृत, प्राकृत या तमिल भाषा में। ठीक है, ये जो है वो संस्कृत, प्राकृत या तमिल भाषा में। ठीक है, प्राकृत भाषा जो होती है उसे पढ़ना थोड़ा टफ होता है। अगला, कई विदेशी तथा देसी विद्वानों द्वारा लिखित, चीन, श्रीलंका, नेपाल, यूनान एक्सेट्रा, इन विदेशी विद्वानों ने भी लिखा। ठीक है, उनके बेसिस पे भी जो है हमें अतीत की जानकारी मिली है। अगला है अभिलेख, पत्थर अथवा धातु इत्यादि पर उल्लिखित वो अभिलेख होते हैं। आप इसका लाइव एग्जांपल देख सकते हो, जब आप कहीं भी कोई ऐसी जगह घूमने जाते हो जो पुरानी हो, पुरानी का मतलब महल वगैरह घूमने गए, आप ताजमहल घूमने गए या कोई भी लाल किला एक्सेट्रा जहाँ भी आप घूमने जाते हो, तो वहाँ क्या होता है, पत्थर पे या मेटल पे लिखा रहता है एक सामान्य जानकारी कि यहाँ इसका निर्माण जब हुआ था, जब हुआ था एक्सेट्रा, ऐसे करके जो जानकारी लिखी होती है उसे अभिलेख कहा जाता है। तो ये आज के सापेक्ष है। ठीक है, पुराने टाइम में भी ऐसी बहुत सारी जानकारी मिली है, जैसे कुतुब मीनार वगैरह, अपना विजय स्तंभ वगैरह। ठीक है, इन पर जो डिटेल लिखी गई हैं। आगे, शासकों के आदेश, प्रशंसा, वंशावली एवं कार्यों का विवरण। ठीक है, जो भी राजा महाराजा जो होते थे उनका आदेश वगैरह, प्रशंसा हो गई, वंशावली, उनके कार्य का विवरण, कौन सा युद्ध जीता, क्या जीता। ठीक है, विजय स्तंभ वगैरह मैंने बताया था अभी। तो उनकी जो जानकारी रहती है वो पत्थर पर उकेरित रहते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो अभिलेख कहलाते हैं, विभिन्न भाषाओं एवं लिपियों में होते हैं। ठीक है, अगला होता है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब आर्कियोलॉजिकल, पुराना। ठीक है, पुराने की जो स्टडी की जाती है वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। तो पुराने साक्ष्य, पत्थर और ईंटों से बनी इमारत हो गई, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, चित्रों, मूर्तियों इत्यादि का अवशेष। काफ़ी सारे अवशेष वगैरह मिलते हैं गुफाओं में, चित्रों, मूर्तियों, गुफाओं में चित्र वगैरह का अवशेष मिलते हैं। कई सारी मूर्तियाँ जो है खुदाई वगैरह में निकलती हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा भी जो पुराने टाइम में यूज़ हो रहे थे वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उन्हें निकाला। ठीक है, बर्तन, सिक्के, मोहर, औजार, आभूषण एक्सेट्रा, ये पुराने टाइम पे कौन से बर्तन यूज़ करते थे लोग, कौन से सिक्के यूज करते थे, कैसी मोहर यूज़ करते थे, औजार, कौन से आभूषण यूज़ करते थे, ये जो है वो सारे पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं। अगला, जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की अस्थियों एक्सेट्रा। ठीक है, जीवाश्म जो होते हैं। ठीक है, कोई जानवर जो है वो मर गया तो वो नीचे दब गया, कभी खुदाई वगैरह में निकला तो उनकी स्टडी करना, कार्बन डेटिंग से उसकी एज निकालना, कौन सा जानवर है उसकी स्ट्रक्चर बनाना एक्सेट्रा, ये सारी जानकारियाँ। ठीक है, ये पुरातात्विक साक्ष्य है। इससे पता चलता है ना उस टाइम किस टाइप की मछलियाँ मिलती थी, कौन कौन सी चिड़िया, जानवर मिलते थे, इनका कब, जैसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सबसे पहले कुत्ता कब आया, सबसे पहले भैंस कब आई एक्सेट्रा। तो ये क्या उनकी स्टडी के बेसिस पर पता किया जाता है कि इन्होंने सबसे पहले पालना स्टार्ट किया। मतलब एक्चुअली क्या है कि देखो ये अस्तित्व में कब आए ये तो बायोलॉजी का काम है। ठीक है, ये बायोलॉजी करेगी कि कब अस्तित्व में आया, लेकिन कब से जैसे कि पालतू बनाया गया, कुत्ते बिल्ली को पालतू बनाया गया, तो इनके जो साक्ष्य मिलते हैं कि अगर किसी की बस्ती के पास में मिल रहे हैं, जैसे कि अगर कोई बस्ती पूरी दफन हो गई कि नीचे दब गई, अगर खुदाई में मिली तो वहाँ भी कुत्ते बिल्ली भैंस गाय मिल रही, तो इसका मतलब ये है कि वो उनको पालते थे। ठीक है, उनको पालतू बना के उन्होंने रखा था, तो 8-10 हज़ार साल पहले इनको पालतू वगैरह बनाया गया था। इस तरीके से हमें इनकी जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये सारी जानकारियाँ हमें पुरातात्विक साक्ष्य के थ्रू ही मिलती हैं। अगला, इतिहास और तिथियाँ। बीसी क्या बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, एडी एनो डोमिनी, बीसीई बिफोर कॉमन एरा या सीई कॉमन एरा। ठीक है, बीसी को बीसीई भी बोला जाता है, एडी को सीई भी बोला जाता है, और बीपी बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, तो बीसी का मतलब 0 जो होता है, जैसे आज चल रहा है 2023, तो 2023 साल पहले क्या था, 0 था। उससे पहले भी सन होते थे, ऐसा तो नहीं उससे पहले कुछ था ही नहीं, बिल्कुल था तो उसमें सन होते थे, तो उन सनों को माइनस में लिखा जाता था, तो वो क्या होते हैं, बीसी, या तो बीसी में डिनोट किया जाता है उन्हें, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, या बिफोर कॉमन एरा। 0 जो है वो कॉमन एरा हो गया, उससे पहले का क्या हो गया, बिफोर कॉमन एरा, उसके बाद का क्या हो गया, कॉमन एरा, या फिर एनो डोमिनी भी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अभी 1, 2, 3 चैप्टर चल रहा है। अगला, कुरनूल की गुफाओं से राख के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, राख का मतलब क्या होता है कि वो आग जलाते थे,
वो आग जलाना सीख गए थे। तो कुरनूल की जो गुफाएं हैं वहाँ से राख या आग के साक्ष्य मिले हैं। महाराष्ट्र के पटने पुराने स्थल से शतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं और इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी है तथा अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो वो जो है वो चित्रशैली जब तक आ चुकी थी। ठीक है, और वो जो है अंडे से मनके वगैरह बनाते थे, तो वो क्रिएटिव वगैरह भी हो गए थे उस टाइम तक। मध्य पाषाण युग 12,000 से लेके 10,000 साल पहले, माइनस में चल रहा है ना, 12,000 पुराना 10,000 नया। ठीक है, तो 12,000 से 10,000 साल पहले, नवपाषाण युग का कब, 10,000 साल से पहले। आगे देखते हैं अनाज और हड्डियां, पुराई स्थल, तो गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ये कहाँ से खोदे गए, कहाँ से मिले हैं? ये तो मेहरगढ़, आधुनिक पाकिस्तान में है ये। मेहरगढ़ से गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी। अगला चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये कोल्डी हवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश से। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, जानवरों की हड्डी के टुकड़े का मतलब है ये मांस वगैरह खाते थे। अगला चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं। मवेशी की उपस्थिति कैसे लगाई है कि खुरों के निशान मिले हैं। ये महागढ़ा, आधुनिक यूपी में। अगला गेहूं और दलहन, ये गुफक्राल, आधुनिक कश्मीर में। गेहूं और दलहन, गुफक्राल। अगला गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, ये बुर्जहोम, आधुनिक कश्मीर से इनके साक्ष्य मिले हैं। अगला है गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये चिरांद, आधुनिक बीकानेर से इनके साक्ष्य मिले हैं। अगला ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, शुअर, ये हल्लूर, आधुनिक आंध्र प्रदेश से इसके साक्ष्य मिले हैं। अगला है काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, शुअर, ये पेयमपली, आधुनिक आंध्र प्रदेश में इसके साक्ष्य मिले हैं। अगला है बुर्जहोम, जो है वो वर्तमान कश्मीर में है, यहाँ से गर्त आवास के साक्ष्य मिले। गर्त आवास का मतलब ये अंडरग्राउंड रहते थे। ठीक है, तो अंडरग्राउंड की जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले? बुर्जहोम, कश्मीर। बोलन दर्रे, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के इलाके में मेहरगढ़ में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाने तथा भेड़ बकरी पालन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है। वाह, मतलब ये लोग संस्कार भी फॉलो करने लग गए थे, संस्कार भी इन्होंने एकदम जनरेट कर लिए, बना लिए थे। तो मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया। दाऊजली हेडिंग, चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की पहाड़ी पर स्थित दाऊजली हेडिंग, यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। जेडाइट पत्थर शायद चीन से आया होगा, और कास्टास्म, अति प्राचीन लकड़ी जो कठोर होकर पत्थर बन गई हो, भी मिले हैं। ठीक है, जेडाइट और कास्टास्म। अगला चताल ह्युक, ये तुर्की में। नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल, जहाँ सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ प्रमुखता से मिली हैं। ठीक है, चताल हयुक तुर्की में। यहाँ क्या, सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ मिली हैं। बसने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई लगभग 12,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था 8,000 साल पहले, काफ़ी पुराना है। सिंधु घाटी में 4700, गंगा नदी के किनारे 2500 साल पहले। ठीक है, तो मेहरगढ़ काफ़ी पुरानी है, और बसने की प्रक्रिया जो है वो लगभग 12,000 साल पहले स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अगले 4 और 5 चैप्टर अपन अगले सेशन में करेंगे। थैंक यू।